क्या आपने कभी बहरी जहाजों को शिप्स को पहाड़ के ऊपर चढ़ते देखा है? क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि जो शिप सिर्फ समंदर में चलने के लिए बनाई गई हो, वो शॉर्टकट मारने के चक्कर में किसी पहाड़ पर चढ़े और फिर दूसरे साइड पे समंदर में जाकर लैंड करे? सुनने में तो शायद ये इम्पॉसिबल लगता हो, लेकिन असल में ये मुमकिन भी है और हकीकत में ऐसा होता भी है। पहाड़ी इलाकों में रोड नेटवर्क बिछाना होता है तो पहाड़ों को काट कर उस पर रोड्स बनाए जाते हैं ताकि गाड़ियों को पहाड़ के ऊपर चढ़ने में आसानी हो। और ये चीज सिर्फ तब की जाती है जब या तो ट्रैफिक को पहाड़ के ऊपर किसी आबादी तक पहुंचने में दुश्वारी हो रही होती है, या फिर पहाड़ के दोनों साइड पे बसने वाले शहरों के बीच में कोई लैंड कनेक्शन बनाना हो। अब जिस तरह हमें जमीनी रास्तों में शॉर्टकट की जरूरत पड़ती है, इसी तरह समंदर में भी कई ऐसे मकामात हैं जहां शिप्स को एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा चक्कर लगाकर जाना पड़ता है, जबकि इन दोनों पोर्ट्स के दरमियान का फासला बहुत ही कम होता है। इसी वजह से शिप्स को शॉर्टकट प्रोवाइड करने के लिए कैनाल्स बनाए जाते हैं। करीब 160 साल पहले तक चाइना से निकलने वाली शिप्स को यूरोप तक पहुंचने के लिए साउथ चाइना सी से होते हुए बे ऑफ बंगाल, फिर इंडियन ओशन से होते हुए मेडागास्कर और ये पूरा कॉन्टिनेंट बाईपास करके यूरोप तक पहुंचना पड़ता था। ये पूरा सफर 24,000 किलोमीटर लंबा था, जिसमें वक्त भी ज्यादा लगता था और जाहिर है पैसा भी। इस सफर को कम करने के लिए शिप्स के पास दूसरा ऑप्शन भी होता था, लेकिन वो रास्ता ईस्ट चाइना सी से होता हुआ रशिया को बाईपास करके ईस्ट साइबेरियन सी से गुजरता था। कंपैरिजन किया जाए तो ये रास्ता पूरे 11,000 किलोमीटर छोटा था, लेकिन उसके बावजूद भी शिप्स ईस्ट चाइना सी का रास्ता अवॉइड करती थी। इस रास्ते में मसला ये था कि साल में कई महीनों तक यहाँ समंदर में बर्फ जमी रहती है, और बर्फानी तोदे एक ऐसी चीज होती है जिसको शिप्स हर सूरत में अवॉइड करना चाहती हैं। अब इस मसले को हल करने के लिए और समंदर में शॉर्टकट बनाने के लिए ईयर 1859 में सुएज कैनाल बनाया गया। 150 किलोमीटर लंबे इस कैनाल ने अरेबियन सी को बड़ी आसानी से मेडिटेरेनियन सी से जा मिलाया, और जो सफर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से घूमकर 24,000 किलोमीटर में तय किया जाता था, वो इस सुएज कैनाल के जरिए सिर्फ 13,000 किलोमीटर में पूरा किया जाने लगा। सुएज कैनाल की कामयाबी देखकर अमेरिकन शिपिंग कंपनीज को भी इसी किस्म के कैनाल की जरूरत महसूस होने लगी, क्योंकि ईस्ट अमेरिका से वेस्ट अमेरिका या फिर वेस्ट अमेरिका से यूरोप जाने के लिए शिप्स को साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से घूम कर जाना पड़ता था। लिहाजा नॉर्थ और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करने वाला ये लैंड कनेक्शन जहां पनामा मौजूद है, यहाँ भी एक कैनाल बनाने का फैसला किया गया, जिसको आज पूरी दुनिया पनामा कैनाल के नाम से जानती है। लेकिन सुएज की तरह पनामा से कैनाल निकालना कितना कठिन होगा, ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। जहां सुएज में कैनाल को खोदना काफी आसान था, क्योंकि वहां की जमीन का लेवल समंदर के लेवल से सिर्फ चंद फीट ही ऊंचा था, और वहां की जमीन भी रेतीली हुआ करती थी। वहीं पनामा के कैनाल को खोदना इम्पॉसिबल था, और इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ मौजूद ऊंचे ऊंचे पहाड़ और इन पहाड़ों के अंदर ठोस पत्थर थे। यहाँ कैनाल खोदने का मतलब ये था कि 500 मीटर ऊंचे पथरीले पहाड़ों को समंदर के लेवल तक डीप खोदा जाए। आखिरकार ईयर 1876 में ये मुश्किल तरीन चैलेंज एक फ्रेंच कंपनी ने अपने सर ले लिया। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को ना सिर्फ यहाँ पत्थरों को काटना था, बल्कि जंगलात में मौजूद जहरीले और जानलेवा कीड़ों से भी अपनी जान बचानी थी। अभी काम स्टार्ट हुए चंद साल ही गुजरे थे कि मच्छरों के काटने से वर्कर्स में एक अजीब बीमारी फूट पड़ी। ये बीमारी इतनी खतरनाक थी कि एक एक करके वर्कर्स की मौत होने लगी, और मामला आखिरकार इस हद तक पहुंच गया कि 5,600 वर्कर्स इस बीमारी की लपेट में आकर अपनी जान से हाथ धो बैठे। फ्रेंच कंपनी बैंकरप्ट हो गई और प्रोजेक्ट को छोड़कर उल्टे पांव भाग निकली।
ईयर 1904 में अमेरिकन जब यहाँ आए तो उन्होंने पैनामा कैनाल की इम्पोर्टेंस को समझते हुए एक बार फिर से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश की। अमेरिकन जान चुके थे कि पहाड़ को खोदना एक बहुत ही इम्प्रैक्टिकल और बेवकूफाना सोच है, लिहाजा पहाड़ और सी लेवल का ये फर्क पूरा करने के लिए यहाँ एक आर्टिफिशियल लेक बनाई गई, जिसको आज हम गैटून लेक के नाम से जानते हैं। इस लेक के एक हिस्से से कैनाल खोदकर अटलांटिक ओशन तक लाया गया, जबकि दूसरा हिस्सा पैसिफिक ओशन तक पहुंचाया गया। लेकिन सबसे बड़ा मसला अभी भी बाकी था, क्योंकि ये आर्टिफिशियल लेक पहाड़ों के बीच में पानी जमा करके बनाई गई थी। इसी वजह से ये सी लेवल से 85 फीट ऊंची थी, यानी अटलांटिक या पैसिफिक ओशन से शिप्स को इस लेक तक पहुंचाने के लिए 85 फीट की ऊंचाई तक चढ़ाना बहुत जरूरी था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा पागलपन है, आखिर शिप कोई गाड़ी या ट्रक थोड़ी है कि वो किसी पहाड़ पर चढ़ जाएगी। शिप्स को हकीकत में यहाँ चढ़ाया जाता था और फिर वापस उतारा भी जाता था। जी हाँ, इस काम को अंजाम देने के लिए लॉक्स का इस्तेमाल किया गया, जिसको वाटर स्टेयर्स भी कहा जा सकता है। शिप जब पहले स्टेयर या लॉक के करीब पहुंचती है तो लॉक के अंदर के पानी को सी लेवल से मैच करने के लिए ड्रेन किया जाता है। जब पहले लॉक का वाटर लेवल समंदर के लेवल जितना हो जाता है तो लॉक को खोल दिया जाता है और शिप अब पहले लॉक के अंदर चली जाती है। ये काम एक टग बोट या फिर टग ट्रेन की मदद से किया जाता है। शिप जब पहले लॉक में आ जाती है तो पहला लॉक दोबारा बंद कर दिया जाता है। इसी तरह पहले लॉक से दूसरे लॉक तक शिप को ऊपर चढ़ाने के लिए दूसरे लॉक का पानी ड्रेन होकर पहले लॉक में डाला जाता है। जब दोनों लॉक्स का वाटर लेवल बराबर हो जाता है, फिर बीच का गेट ओपन हो जाता है और शिप अब दूसरे लॉक में पहुंच जाती है और इसके साथ ही दूसरे लॉक का गेट दोबारा बंद हो जाता है। इसी तरह लेक का पानी दूसरे लॉक में भरा जाता है और जब सेकंड लॉक का वाटर लेवल गैटून लेक के लेवल से मैच कर जाता है तो फिर तीसरा गेट खोला जाता है और ऐसे शिप गैटून लेक में तैरना शुरू हो जाती है। तकरीबन 30 किलोमीटर चौड़ी लेक को पार करने के बाद एक बार फिर से लॉक्स का सिलसिला शुरू हो जाता है और जिस तरह शिप्स को ऊपर किया गया था उसी तरह अब लॉक्स को इस्तेमाल करके शिप को पैसिफिक ओशन के लेवल तक पहुंचाया जाता है। पैनामा कैनाल इंजीनियरिंग हिस्ट्री का एक ऐसा जेवर है जिसके बिना आज शिपिंग इंडस्ट्री बिल्कुल खोखली है। इसके जरिए न सिर्फ वेस्टर्न यूएस पोर्ट्स यूरोप के करीब हो जाते हैं, बल्कि ईस्ट यूएस पोर्ट्स भी एशिया के करीब हो जाते हैं। कार्गो शिप्स को ये फैसिलिटी इस्तेमाल करने के लिए और महीनों का सफर दिनों में कंप्लीट करने के लिए टोल टैक्स भी अदा करना पड़ता है। हर 20 फुट कंटेनर के बदले 60 यूएस डॉलर शिपिंग कंपनीज को टोल टैक्स की मद में अदा करने होते हैं। यानी एक एवरेज साइज की शिप जिसमें 15,000 कंटेनर्स होते हैं, वो सिर्फ एक बार ये कैनाल इस्तेमाल करने के तकरीबन 9 लाख यूएस डॉलर्स पे करती है, जो तकरीबन 7 करोड़ रुपए बनते हैं। पैनामा कैनाल पूरी दुनिया की शिपिंग इंडस्ट्री के लिए इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है कि नई मैन्युफैक्चर होने वाली शिप्स की साइज को पैनामा कैनाल के इन लॉक्स की साइज के हिसाब से बनाया जाता है। 2016 में एक्स्ट्रा लार्ज कार्गो शिप्स के लिए पैनामा कैनाल के लॉक्स की साइज को बढ़ाया गया। ये चेंज सिर्फ पैनामा कैनाल की हद तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि न्यू जर्सी स्टेट को 1.7 बिलियन डॉलर खर्च करके उन तमाम ब्रिजेस की ऊंचाई को भी बढ़ाना पड़ा जहां से इन एक्स्ट्रा लार्ज शिप्स को गुजरना था। ईस्ट यूएस में न्यूयॉर्क पोर्ट, जो कि काफी बिजी पोर्ट है, वहां तक शिप्स को पहुंचने के लिए बेऑन ब्रिज के नीचे से गुजरना पड़ता है और जाहिर है जब पैनामा बड़ी शिप्स की साइज को एक्सेप्ट करने लगा तो बेऑन ब्रिज की हाइट को भी बढ़ाना पड़ा। इसके साथ साथ ईस्ट यूएस में जो पोर्ट सिटीज डीप वाटर पे नहीं है, वहां डायरेक्ट बड़ी कार्गो शिप्स नहीं पहुंच सकती। उसके लिए कैरेबियन में ही ट्रांस शिपमेंट हब्स बनाए जा रहे हैं।
यानी अगर बड़ी कार्गो शिप डायरेक्ट पोर्ट तक नहीं पहुंच सकती तो पहले वो इन आइलैंड्स पर मौजूद ट्रांस शिपमेंट हब्स पे अनलोड होंगी। उनका कार्गो छोटी शिप्स में दोबारा लोड किया जाएगा और फिर वो शैलो वाटर पोर्ट सिटीज तक कार्गो को लेकर जाएंगी। एक तरह से देखा जाए तो पनामा कैनाल पूरी दुनिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है कि अगर यहाँ छोटी सी भी गड़बड़ हुई तो इसका नुकसान पूरी दुनिया को कई सालों तक भुगतना पड़ सकता है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि 2021 में एक कंटेनर शिप सुएज कैनाल में सिर्फ 6 दिन तक फंसी रही थी और इसकी वजह से यहाँ की सारी ट्रैफिक जैम हो गई। 6 दिन के बाद कैनाल को तो क्लियर करवा लिया गया, लेकिन इस हादसे की वजह से शिपिंग इंडस्ट्री को $60 बिलियन यानी 4,680 अरब रुपयों का नुकसान उठाना पड़ा।